नमस्कार, स्वागत है आपका एबी प्लस टीवी पर। आज हम डिस्कशन करेंगे रीट जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा होगी उसके बारे में कि विज्ञान विषय के अंदर आप सिलेक्शन रीट साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो देखें, करते हैं डिस्कशन रीट के बारे में। तो देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ग्रेड 3 एग्ज़ाम है इसके बारे में। तो देखिए, बात करूं मैं यहाँ पर रीट, तो देखिए ये जो रीट एग्जामिनेशन है, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम जो है वो पता होना चाहिए। देखिए रीट के बारे में पूरा फुल फॉर्म देखें हम लोग तो रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। देखिए यहाँ पर ये जो रीट है आपका, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो चुका है, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन, टीचर्स, REET। तो देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब, एलिजिबिलिटी का मतलब, एग्जामिनेशन का मतलब और टीचर्स, इन सब का हिंदी में अर्थ देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बच्चा गलती करता है, अच्छा रीट की फुल फॉर्म के अंदर ही कई लोग तो ऐसे बता देते हैं कि राजस्थान वगैरह, नहीं, राजस्थान नहीं है, R फॉर रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का अर्थ है भर्ती, एलिजिबिलिटी का मतलब है पात्रता, एग्जामिनेशन परीक्षा और टीचर्स शिक्षक। तो यहाँ रीट हो जाएगा आपके पास शिक्षक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पास जो ग्रेड एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स हैं, तो टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आप किस तरह से क्या समझ सकते हैं, तो वो देखिए आपके पास 3 प्रकार की चीज़ें हैं शिक्षकों के लिए। देखिए, एक होता है आपका शिक्षक ग्रेड 3, इससे ऊपर शिक्षक ग्रेड 2, इसके ऊपर शिक्षक ग्रेड 1। तो देखिएगा आफ्टर देन आपका कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता। तो देखिएगा एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, या यूँ मान के चलिए जो कई जो शिक्षक हैं उनसे मैंने सुना है, मैं 3rd ग्रेड टीचर हूँ, मैं 2nd ग्रेड टीचर हूँ, मैं 1st ग्रेड टीचर हूँ। नहीं भैया, 3rd ग्रेड नहीं है, ये ग्रेड 3 बोला करें। देखिए 3rd ग्रेड का मतलब तो क्या हो गया, बोले वो 3rd ग्रेड चीज़ है, 3rd ग्रेड है। तो 3rd ग्रेड एक तरह से बोलना उचित नहीं है, आप क्या बोलें उसकी जगह ग्रेड 3। मैं ग्रेड 3 का अध्यापक हूँ, मैं ग्रेड 2 का अध्यापक हूँ, इस तरह से बोला करें। ग्रेड 3 जो यहाँ पर है, तो इसके अंदर भी 2 लेवल हैं, एक है आपका लेवल 1 और एक है आपका लेवल 2। लेवल 1 जो है ये अध्यापक शिक्षण करवाते हैं 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को। इसके बाद लेवल 2 के अंदर 5वीं से 8वीं तक के जो शिक्षक हैं वो होते हैं। इसी के अंदर आपका साइंस स्ट्रीम के टीचर्स अलग होंगे और SST सोशल साइंस वाली जो स्ट्रीम है उसके टीचर्स अलग होंगे। ग्रेड 2 के जो अध्यापक हैं ये कक्षा 9 और 10 को अध्ययन करवाते हैं। ग्रेड 1 स्कूलों के अंदर 11 और 12वीं को अध्ययन करवाएंगे। कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता जो कि आगे कॉलेज एजुकेशन के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो आपका रीट एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो इस रीट के अंदर आपका जो साइंस वाला सेगमेंट है इसके बारे में बात करें तो देखिए रीट का चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के अंदर ही साइंस की वेटेज जो है वो अच्छी है। देखिए लेवल 1 के अंदर जो EVS पर्यावरण अध्ययन वाला जो पोर्शन है, इसमें 5 से 6 प्रश्न जो है वो विज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है, दूसरा इधर लेवल 2 के अंदर बात करें तो लेवल 2 का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं। 30 क्वेश्चन जो है इसमें वो रहेंगे आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। इसके बाद इसी के अंदर 30 प्रश्न होंगे आपके भाषा प्रथम, हिंदी आप जिसे मैक्सिमम स्टूडेंट चूज करते हैं। उसके बाद
30 अंक का ही 30 नंबर का ही जो पेपर होगा ये लैंग्वेज सेकंड का होगा, जिसके अंदर संस्कृत या इंग्लिश को चूज किया जा सकता है। और भी हैं, जैसे उर्दू चूज कर लीजिए, पंजाबी चूज कर लीजिए, तो अलग अलग जो भाषाएं हैं उन्हें आप ले सकते हैं। जनरली हमारे से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो संस्कृत और इंग्लिश में से किसी एक को प्रेफर करते हैं। इसके बाद 30 नंबर का आपका रहेगा यहाँ पर गणित और 30 नंबर का ही आपका रहेगा विज्ञान। तो ये कुल मिला के आपका रीट लेवल सेकंड के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया गया है। अब देखिएगा इसके अंदर भी, जैसे सपोज कीजिए गणित और विज्ञान वाले पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करें, तो गणित और विज्ञान के अंतर्गत एक चीज देखें आप कि जो 30 नंबर की गणित और 30 नंबर की ही जो आपकी विज्ञान है, इसके अंदर 20 प्रश्न जो होंगे ये तो रहेंगे आपके सामान्य जो अंक गणित है, बीज गणित है, इसके अलावा जो आपका एडवांस मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उससे रिलेटेड, सांख्यिकी से संबंधित। साथ ही इसके अंदर जो 10 प्रश्न होंगे ये रहेंगे आपके शिक्षण विधियों से संबंधित, तो ये आपका गणित का रहेगा। इसी तरह से बात करें यहाँ पर विज्ञान के अंदर, तो विज्ञान के अंदर भी जो 20 प्रश्न होंगे प्रारंभिक आपके, ये रहेंगे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही यहाँ पर जो 10 प्रश्न फिर से बचे हुए हैं ये वापस शिक्षण विधियों से रिलेटेड हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब भी शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट्स रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा फोकस किस पे देते हैं, इन 20 प्रश्नों पे। मैं कहता हूँ आप शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ें, शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन श्योरली डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 प्रश्न का यहाँ पर मैटर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड, इसके अंदर आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं इन पर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बात करें ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले पार्ट से, तो कहाँ से क्या क्या प्रश्न आने हैं। तो देखिएगा आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, देखो जो रीट का सिलेबस है इसको 6 यूनिट में साइंस का डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका बायोलॉजी से रिलेटेड पार्ट रहेगा, जीव विज्ञान से रिलेटेड पार्ट रहेगा। इस बायोलॉजी के अंतर्गत जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि बायोलॉजी के अंदर आपसे पूछा क्या जाने वाला है। तो बायोलॉजी के लिए आपको जो जो टॉपिक्स ध्यान रखने हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पर पढ़ना रहेगा कोशिका और कोशिका विभाजन, कोशिका व कोशिका विभाजन। अच्छा, प्रत्येक यूनिट जो है इसके अंदर वो 5 नंबर की रहेगी। कोशिका व कोशिका विभाजन की अवस्थाएं ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद यहीं पर आप लोग ध्यान देंगे संतुलित आहार व पोषण। संतुलित आहार व पोषण के अंतर्गत आप जो जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवणों के बारे में। देखें, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल व खनिज लवण, जो भी आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि किससे आपको, इनके स्रोत क्या हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। इसके बाद आपको अगली जानकारी होनी चाहिए मानव शरीर के बारे में कि मानव शरीर में ग्रंथि, हार्मोन्स, अस्थियाँ, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है। और मानव शरीर के साथ साथ यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए इसके प्रमुख तंत्रों के बारे में, जो सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के, इनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सिस्टम्स के अंदर आप लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है आपका, साथ ही मैं बात करूं यहां पर कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, फिर यही आपको ग्रंथि व हार्मोन्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे भी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी आपके जो तंत्र हैं, जैसे जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इनकी सामान्य जानकारी जो है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें इसी बायोलॉजी के सेगमेंट में आगे, तो नेक्स्ट आपका रहेगा प्रमुख रोग या मानव रोग। मानव रोगों के अंदर जैसे वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु जनित रोग जो हैं, इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं। तो मानव रोग, इनके अंदर आप कारक, उनका निवारण और लक्षण, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। देखिए मानव रोग किस किस के कारण, जैसे प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग आप ध्यान रखेंगे, जीवाणु जनित रोगों की जानकारी आपको होनी चाहिए, विषाणु वायरस जनित रोगों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आप रोगों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों आपको इसी बायोलॉजी वाले सेगमेंट में जो आगे और चीजें देखनी है, इसमें आप लोग आनुवांशिकी, जो यहाँ पर मेंडल के प्रयोग हैं, मेंडल के नियम हैं, उनका अपवाद है मेंडल के नियमों का, तो ये जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे। आनुवांशिकी के साथ ही आप जैव विकास की, मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसमें क्रमिक विकास हुआ, किस तरह से एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, तो ये जैव विकास के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। साथ ही यही आपको जानकारी होनी चाहिए जैव तकनीक के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और इस समय जो ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो इस पार्ट से आते हैं। जैव तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको दो चीज़ों से विशेषतः है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, और दूसरा पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। लेकिन इसमें भी मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप जीन अभियांत्रिकी वाले पार्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रखें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बायोलॉजी से रिलेटेड जो पार्ट होगा वो हो जाएगा। आफ्टर देन हम लोग बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड आपकी, और यूनिट सेकंड जो है आपकी ये रहेगी फिजिक्स से रिलेटेड। अब देखिए इस यूनिट सेकंड जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो फिजिक्स वैसे अकॉर्डिंग टू मैं रीट एग्जाम की बात करूं तो रीट के अंदर तो कुछ टॉपिक्स के नाम केवल दे रखे हैं, लेकिन आपको फिजिक्स अगर पढ़ना है तो एक दूसरे जो एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे बता देता हूं कि आपको फिजिक्स को पॉइंट टू पॉइंट कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है। तो देखिएगा सबसे पहले भौतिक विज्ञान जब भी आप पढ़ें तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत आप सबसे पहले मापन पद्धति जरूर पढ़ें। इसके अंदर आपकी मापन पद्धतियों के अंदर 3 पद्धतियां हैं, MKS, CGS, FPS। इन पद्धतियों की जानकारी, उसके बाद जो आपका SI सिस्टम है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही मापन पद्धति के साथ साथ आप यांत्रिकी वाले जो पार्ट हैं इनको अच्छे से दोहरा लें, जैसे दूरी विस्थापन। दूरी विस्थापन के अंदर विशेषतः अंतर क्या है, साथ ही आपको जानकारी होनी चाहिए चाल, वेग, त्वरण। ये चीज़ें आप बेसिकली पहले कवर कर लें। आफ्टर देन आप पढ़ें न्यूटन के गति के नियम और इसकी समीकरणें। न्यूटन के गति के नियम, जो 3 नियम हैं न्यूटन के, जड़त्व का नियम, बल संवेग नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इनको अच्छे से कवर कर लें। न्यूटन के गति के नियम व समीकरण। साथ ही आप यहाँ पर आगे फिर बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये जो टॉपिक्स हैं आपके, जिनसे हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना श्योर है, वो जरूर देख लें। साथ ही इन सभी के मात्रक और उन मात्रकों में आपस में संबंध क्या है, इससे भी 100% आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखें। मापन पद्धति के साथ ही आपको जितने भी महत्वपूर्ण मात्रक हैं ये भी याद रखने हैं, और सभी मात्रकों में संबंध क्या क्या हैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दोस्तों इसके बाद हम लोग डिस्कस करें कि बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बाद आपको बलों के कुछ प्रकार हैं। इन बलों के प्रकार के अंतर्गत मैं बात करूं तो जैसे आपको गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण वाला जो पार्ट है वो पढ़ना है। इसके बाद आपका विद्युत बल, तो विद्युत वाला चैप्टर आपको पढ़ना है।
चुंबकीय बल, तो चुंबकत्व की जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही अन्य जो बल हैं जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, इनके बारे में भी आप साथ साथ जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको बलों के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। इसके बाद ये मैकेनिक्स वाला पार्ट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप फिर पढ़ें दोस्तों तरंग। तरंग के अंदर आपको तरंग की सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि तरंग किस प्रकार से गति करती है, और इसी तरंग के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि ध्वनि भी आपकी एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश भी एक प्रकार की तरंग है। तो इस तरंग के साथ साथ आप दो चैप्टर और ध्यान से पढ़ेंगे, एक तो प्रकाश और एक रहेगा आपका ध्वनि। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंटली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें तो एक तो आपको हर अलग अलग माध्यमों के अंदर प्रकाश की चाल का क्रम क्या रहेगा, ध्वनि की चाल का क्रम क्या रहेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही प्रकाश के अंतर्गत आप अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, इनको, ये जितनी भी प्रकाशिक घटनाएं हैं इनको अच्छे से दोहरा लें। साथ ही आपको यहाँ पर और अच्छे से ध्यान में देने लायक जो चीज़ है वो रहेगा आपका दर्पण व लेंस। तो दर्पण और लेंस वाला जो पार्ट है इसको भी आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, आफ्टर देन आपकी अगली यूनिट जो है ये रहेगी ऊष्मा। इस ऊष्मा के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए ऊष्मा की। साथ ही ताप, विभिन्न ताप पैमाने जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो ये ताप पैमानों की जानकारी। साथ ही इन ताप पैमानों में आपस में संबंध क्या होता है इसे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद ताप पैमानों में संबंध जब आप लोग देख लेंगे उसके बाद ऊष्मा संचरण की विधियां, चालन, संवहन और विकिरण विधि। साथ ही यहाँ पर आप जो बर्फ का जल का असंगत प्रसार है बर्फ के रूप में, उसे भी अच्छे से देखेंगे। उससे भी जो 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका रहेगा फिजिक्स वाला पार्ट, जिसके अंदर पूरा तो देखिए मैकेनिक्स है, प्रकाश है, ध्वनि है और आपका ऊष्मा वाला चैप्टर है। तो ये चीज़ें आप फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर जरूर पढ़ें। साथ ही मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि जब आप यांत्रिकी पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ कुछ बेसिक टॉपिक्स जरूर देखें। जैसे यहाँ पर बलों के अंदर ही प्रकार होता है ससंजक बल, असंजक बल। ससंजक बल है आपका, असंजक बल है आपका दोस्तों। साथ ही पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन वाला जो है वर्षा जल की बूंद जिसके कारण गोलाकार होती है। शांता है आपका, केशिकत्व है, केशिकत्व केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने की घटना, जैसे आपने देखा होगा लालटेन, चिमनी, मोम, ये जो हैं, तो लालटेन के अंदर क्या होता है दोस्तों, अपने आप जो तेल है वो ऊपर चढ़ता है। तो ये शांता केशिकत्व वाले जो टॉपिक्स हैं इनको भी दोहरा लीजिएगा। इसके बाहर आपका फिजिक्स से कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। तो ये आपकी यूनिट सेकंड है। आफ्टर देन आपका अगला यूनिट जो है वो है केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये प्रत्येक यूनिट जो है ये आपकी 5-5 नंबर की रहेगी। इसके अंदर हम लोग बात करें तो ये यूनिट है आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड, रसायन विज्ञान से संबंधित यूनिट है। और इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए यहां पर पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या चीज है। तो देखें पदार्थ, इसके साथ ही आपको पदार्थों का वर्गीकरण पता होना चाहिए। रीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मिश्रण क्या हैं, यौगिक क्या हैं, तो इनकी जानकारी आप रखें। मिश्रण, साथ ही यौगिक, तो यह आ जाएगा आपका पदार्थों के वर्गीकरण के अंतर्गत। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए पदार्थ की अवस्थाएं। इसी पदार्थ के अंदर हम लोग देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, और जानते होंगे आप लोग पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं। तो कई लोग तो पहले वाले उसी सेगमेंट में बैठे होंगे कि साहब पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। नहीं दोस्तों, ध्यान रखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। साथ ही अवस्थाओं के साथ साथ आपको अवस्था परिवर्तन की जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप विभिन्न प्रक्रम जो हैं, जैसे आपका गलन है, पिंडन है, वाष्पन है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, तो इसकी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप जब पढ़ें तो एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन,
परमाणु की संरचना, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के साथ ही परमाणु संरचना के अंतर्गत आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जॉन डाल्टन का ये जो परमाणु मॉडल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो परमाणु की संरचना की भी, ठीक है, आप जानते हैं परमाणु के बारे में कि ये आपका परमाणु के मध्य में होगा उसका नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चारों ओर चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इनके जो खोज करता है, इन पर आवेश कितना है, इन चीज़ों की जानकारी आप जो है वो यहाँ परमाणु की संरचना के अंतर्गत देखेंगे। साथ ही इसी के साथ साथ आप तत्व का प्रतीक प्रदर्शन देखें कि कोई तत्व जो है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, उसका प्रतीक क्या है। जैसे मैं बात करूं कॉपर, तांबा, तो तांबे का प्रतीक होता है Cu, कॉपर। जैसे मैं बात करूं सोना, तो सोने का प्रतीक होता है ओरम। चांदी का प्रतीक होता है जैसे Ag। तो इस तरह से आपको सबका प्रतीक पता होना चाहिए। प्रतीक के बाद आपको जानकारी होनी चाहिए आपके समस्थानिक और रेडियो सक्रियता के बारे में, और विभिन्न समस्थानिक जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान में किया जाता है, इनकी जानकारी भी आपको साथ साथ यहाँ पर रखनी है। इसी के बाद इसी केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर हम लोग आगे डिस्कस करें कि केमिस्ट्री के अंदर और आपका क्या बच जाता है। तो जैसे ही आप लोग ये चीज़ें कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत है रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं आपकी, इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जब आप पढ़ लें तो उसके बाद अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, संक्षारण, विकृत गंधिता, ये जो चीजें हैं इनको ध्यान रखें। साथ ही जैसे ही आपकी रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ लेते हैं, तो उसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री में है वो पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके अंदर कार्बन से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन जो हैं इनकी जानकारी, कुछ कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण की जानकारी जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कार्बन एवं प्रमुख यौगिक जो हैं उसके वो आपको पढ़ने। दोस्तों जैसे ही आप ये केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन कहाँ से जरूर आना तय है। तो देखिए, ये जितने भी आपके महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं इनका सूत्र और उपयोग आपसे पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। तो रासायनिक सूत्र व उनका उपयोग आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 जो है साइंस के सिलेबस में ही, उस यूनिट नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो यूनिट नंबर 4 आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको साबुन, अपमार्जक जो डिटर्जेंट हैं, साथ ही जितने भी रेशे हैं आपके जैसे नाइलॉन है, टेरिलॉन है, डेक्रोन है, और बहुलकों की जानकारी जैसे पॉलीथीन, तो ये बहुलकों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे सीमेंट की, सीमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कच्चे माल के रूप में आप क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट होगा। दोस्तों इसी के अंदर आपको एक और चीज़ जो बताई गई है सिलेबस के अंदर, वो लेना है आपको फिर ब्रह्मांड व सौरमंडल। तो ब्रह्मांड सौर मंडल की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे, जितनी भी आपकी जो वायुमंडल की परतें हैं इनकी जानकारी आप रखेंगे। साथ ही आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल जो है इसकी बारे में सबसे पहले किसने बताया, सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी कि किसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी से बिल्कुल आकार में मिलता जुलता है, समान है, किन दो ग्रहों के बीच में अनेक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यह आपकी पिछली रीट का क्वेश्चन है। कुछ ग्रहों के रंग आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपको वो यहाँ पर जानकारी में होने चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अपन और देखें कि चीज़ें क्या हैं। तो
यहाँ पर एक और आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको भी ध्यान रखेंगे, पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं इनको भी ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं। पर्यावरण वाले भाग में आप लोग क्या क्या देखेंगे, तो पर्यावरण वाले भाग में आप लोग ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, साथ ही इसके अलावा आपको पढ़ना है इसके अंदर ओजोन परत से, जिसे इसके अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका, तो इनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो यह आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट हो जाएगा। आफ्टर देन प्यारे बच्चों देखिए इसके अंदर दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 जो हैं, तो यूनिट 5 और यूनिट 6 जो रहेगी आपकी, ये रहेगी शिक्षण विधियों से, शिक्षण शास्त्र से संबंधित। अब देखें यूनिट 5 और यूनिट 6 को एक साथ डिस्कस करते हैं कि यूनिट 5 और यूनिट 6 के अंतर्गत आप लोग क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाले हैं। तो देखिए यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है आपकी, ये शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड होगी। इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक अच्छा शिक्षक जो है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसे अच्छे शिक्षक के अंदर किन किन गुणों का होना आवश्यक है, कैसे उसे निदानात्मक प्रकृति का होना चाहिए, कैसे वो सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ाए, भेदभाव ना करे, कमज़ोर बच्चों को सिखाने का और ज़्यादा प्रयास करे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग शिक्षण शास्त्र में पढ़ते हैं कि इसके अंदर विधियां कौन कौन सी हैं, गणित और विज्ञान का जो शिक्षण है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, फिर इसके लिए जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इसी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं तो गणित और विज्ञान की प्रकृति कैसी है, इसके द्वारा गणित और विज्ञान के शिक्षण का महत्व क्या है, इसको क्यों पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो इस तरह की से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण शास्त्र में। ओवरऑल मैं आपको कहूं जो आपका रीट का साइंस का सिलेबस है, तो इस रीट के साइंस के सिलेबस में जो प्रारंभिक 4 यूनिट हैं आपकी, बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड और एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्रत्येक यूनिट से 5 अंक का जो है वो प्रश्न आना है। तो कुल मिला के ये 20 नंबर का हो जाएगा और शिक्षण शास्त्र जो है वो आपके लिए हो जाएगा 10 नंबर का। देखिए रीट लेवल 2 के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन कौन हैं, तो रीट लेवल 2 साइंस के लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो है ये होनी चाहिए दोस्तों कि वो स्नातक हो, बीएससी हो, चाहे वो मैथ्स से हो, चाहे वो जूलॉजी से हो, चाहे वो बॉटनी से हो। तो सीधी सी बात है कि वो स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम, साथ ही उसका बीएड होना चाहिए। तो देखें अगर आपके साथ जितने भी लोग रीट का पेपर लिखने वाले हैं तो उन सभी का जो ये साइंस वाला पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वाला, ये तो सबका, जैसे कोई बायो स्टूडेंट है तो उसकी मैथ्स कमज़ोर है तो उसके वहाँ नुकसान है, और अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसकी बायो वीक है। तो इस तरह से हम आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ तो ज़्यादा अंतर नहीं आना है, यहाँ तो सभी बच्चे अपना एक जैसा ही प्रदर्शन दिखा पाते हैं, कोई 1-2 नंबर का 19-20 होना है। लेकिन ये शिक्षण शास्त्र सभी के लिए नया होता है क्योंकि बीएड में आप लोगों ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया होता इस चीज़ पे। तो अगर सिलेक्शन को श्योर करना है आपको शिक्षक भर्ती के लिए तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप शिक्षण शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी के अंदर अपना ज़्यादा समय दें। अक्सर मैंने क्या देखा है कि बच्चा अगर 3 महीने अपनी तैयारी को दे रहा है रीट के लिए, वैसे रीट की तैयारी 5 से 6 महीने के अंदर आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन सपोज कीजिए आप एग्ज़ाम से पहले 3 महीने पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे इस 20 नंबर को ज़्यादा समय देते हैं, इस 10 नंबर को वो जल्दबाजी में पढ़ते हैं। मैं कहता हूं इस बार अगर आपको सेलेक्ट होना है, टीचर बनना है, तो आपको ध्यान रखना है शिक्षण शास्त्र पे विशेष। ये शिक्षण शास्त्र या शिक्षण विधियां जो है आपकी, यही आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर करती हैं। तो कुल मिला के ये हमने आज डिस्कस किया कि आपका रीट एग्ज़ाम क्या है, क्या इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या इसके अंदर
साइंस वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन आने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको आने वाली जो आगामी रीट भर्ती परीक्षा है उसमें सफलता दिलाने के लिए कारगर साबित होंगी। धन्यवाद।